नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा आज इस टॉपिक पर पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म कैसे हुआ। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर कैसे पहुंच सकते हैं, यानी किन स्थितियों में हमारा सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पढ़ाई। आज हम पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ के आ चुके हैं। आप जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपने 9th और 10th क्लास के अंदर दो मेथड पढ़े हुए हैं। एक को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना और दूसरा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसके अंदर आप डी की वैल्यू निकालते थे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद आ गया होगा कि मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। जब आप डी की वैल्यू निकाल लेते थे तो उसके बाद आप नेचर ऑफ रूट्स पता करते थे। इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या है। रूट्स का मतलब आप जानते ही हैं। रूट्स का मतलब होता है कि इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू है उसे हम रूट्स कहते थे या उसे हम जीरो कहते थे। तो इस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती थी, आप उसके बेस पर इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे। अब रूट्स फाइंड कैसे करते थे, देखिए। अगर आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती थी, यानी आपका आंसर जब एक पॉजिटिव नंबर आता था, तो आप कहते थे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल आर रियल एंड डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो दो वैल्यू निकल के आएंगी वो दोनों अलग अलग निकल के आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की एक वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरी वैल्यू 5 नहीं आएगी, चाहे तो वो -5 आ जाए, ठीक है, या उसकी वैल्यू 13 आ सकती है, ठीक है, या कुछ और वैल्यू आ सकती है, लेकिन दोबारा से 5 नहीं आएगी। फिर आप कहते थे कि अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है तो आप कहते थे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, ये आप इसको सेम भी कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते ही हैं। इसका मतलब ये है कि x की दोनों वैल्यू सेम निकल के आएंगी, यानी अगर एक वैल्यू 3 निकल के आई है तो दूसरी वैल्यू भी 3 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर d आपका लेस देन 0 आता था तो आप कहते थे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। आप नॉट रियल कहते थे या आप इसी को कहते थे इर्रियल। इर्रियल और नॉट रियल एक ही बात होती है। डी लेस देन जीरो यानी कि आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आता था, जैसे डी की वैल्यू -3 -7, इस तरीके से। फ्रेंड्स, जब भी आपकी वैल्यू डी की ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आती थी तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते थे।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और ये फॉर्मूला लगा के आपको x की दो डिफरेंट वैल्यू या सेम वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन जब d आपका लेस देन 0 आता था तो आप उस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करते थे, यानी आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते थे। फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ जिनको करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको साथ के साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। केस 1 में मैंने क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। केस 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा है 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और केस 3 में मैंने क्वेश्चन लिखा है x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए ये करके इन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी गिवन इक्वेशन को a² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है उसे हम कहते हैं a, तो यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2। और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं b, तो b हो जाएगा हमारा कितना, x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो b हो जाएगा 5। और जो कांस्टेंट पार्ट है उसे कहते हैं c, और ये कितना है, ये है 3। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट लगा रहे हैं, जिससे हम निकालेंगे d यानी कि b² माइनस 4ac। तो जब हम यहाँ पर ए बी सी के वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 इंटू सी का मतलब 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 25 माइनस 24, यानी कितना आ गया 1। तो जो डी है हमारा वो क्या आ रहा है, वो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो रूट्स हैं आर रियल। तो हमारी इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, वो रियल है। अब रियल है तो हम उनको फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास माइनस बी, बी कितना हमारा 5, यानी ये हो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है, वो है 1 अपॉन 2a, 2 इंटू में a का मतलब क्या है, ए का मतलब है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं -5 प्लस माइनस 1, क्योंकि रूट 1 कितना होता है, ये 1 होता है, 1 अपॉन में ये हो गया 4। तो इस तरीके से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, एक तो -5 प्लस 1 अपॉन में 4 और -5 माइनस 1 अपॉन में 4। ठीक है, अब ये कितनी होती है, अभी कितना हो गया, ये हो गया -5 प्लस 1, ये होते हैं माइनस के 4 डिवाइड बाई 4, यानी कितना आंसर आ गया, सॉल्व होके ये हमारा आंसर आ गया -1। इसको देखें तो ये होते हैं -6 अपॉन में 4, दैट इज -3/2। तो इस तरीके से हमने x की दो वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा कि हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। अब देखिए केस 2 को, केस 2 में भी सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो आपको ए की वैल्यू मिल रही है 4, आपको बी की वैल्यू मिल रही है 12 और आपको सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है। यहाँ पर भी हम पहले डी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि b² माइनस 4ac। तो बी का मतलब कितना है, चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, यानी b² माइनस 4ac। हम यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का मतलब है 4 और सी की वैल्यू कितनी है, वो है 9। ये हो गया हमारा 144। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 144 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया हमारा, ये आया 0। तो क्योंकि डी इस बारी हमारा इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं आर इक्वल,
रूट्स हमारे इक्वल हैं। जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हम उनको फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, चलिए देखते हैं। b मतलब 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस रूट डी, डी मतलब 0, 0 अपॉन में 2a, ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है 4, तो कितना मिल गया, ये दिया माइनस का 12, ये मिल गया हमारे को माइनस का 12 प्लस माइनस रूट 0 मतलब 0 होता है अपॉन में 8। तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिल रही हैं, एक तो माइनस का 12 बाय 8, दूसरा माइनस का 12 बाय 8। देखिए मैं इसमें प्लस 0 करूँगा और यहाँ पर अगर माइनस 0 करूँगा तो मतलब माइनस 12 भी रहेगा। माइनस 12 बाई 8 कितना होता है, ये होता है माइनस के 3/2, और माइनस 12 बाई 8 यानी कि माइनस के 3/2। तो आप देख सकते हैं कि मुझे दोनों सेम वैल्यू मिली है, ठीक है। और जब मैंने केस 1 सॉल्व किया था तो मुझे x की दो डिफरेंट वैल्यू मिली थी, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरी, ये मेरी x की वैल्यूज है, ठीक है। और देखिए जब मैंने केस 1 सॉल्व किया था तो ये भी मुझे क्या मिली, ये मुझे x की दो डिफरेंट वैल्यू मिली, -1 और -3/2। तो जब हमारे रूट्स रियल होते हैं तो हमें x की दो डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं, और जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो x की दोनों सेम वैल्यू मिलती है। चलिए अब हम केस 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है a की वैल्यू 1, मुझे मिल रही है b की वैल्यू 4, और मुझे मिल रहा है c की वैल्यू 8, ठीक है। तो मैं पहले निकालूंगा d, d का मतलब b² माइनस 4ac, d का मतलब b² माइनस 4ac। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, b का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मतलब 1 इंटू c का मतलब 8, तो ये आ गए हमारे 16 माइनस के हो गए 32, और मेरा आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस के 16। तो मैंने d निकाला, d का आंसर मेरा -16 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी d इज लेस देन 0 है। और जब d हमारा लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल, नॉट रियल। क्लास 10th के अंदर आपको पता है कि जब आपके रूट्स नॉट रियल होते थे तो आप उनको आगे सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन चलिए अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मुझे क्या कुछ मिलने वाला है, ज़रा उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू, फॉर्मूला वही -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो मैं पहले b के लिए पुट करूंगा जो कि है 4, यानी ये हो गया माइनस के 4 प्लस माइनस रूट डी यानी कि माइनस के 16 अपॉन में 2 इंटू में 1। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर रूट के अंदर -16 तो होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही बात थी बच्चों कि आप आगे इसको सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं इसलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को यूज़ करें तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिखते हैं -4 प्लस माइनस, हम -16 को लिखेंगे 16 इंटू -1 अपॉन में 2। हम -16 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 इंटू -1। बच्चे कह रहे कि सर आप ऐसा लिख सकते हो, और आपको बच्चों ये फॉर्मूला भी याद होगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि रूट के अंदर a इंटू बी इज इक्वल टू होता है रूट a इंटू रूट बी। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें फॉर्मूला अच्छे से आता है। ये है -4 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 16, और ये हो जाएगा रूट के अंदर -1 अपॉन में 2।
तो क्या हो गया, ये हो गया -4 प्लस माइनस √16 क्योंकि पॉसिबल है तो ये हो गया हमारा 4, और रूट के अंदर -1 कभी हो नहीं सकता, नहीं सकता ना कभी भी। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक इमेजिनरी कंसेप्ट को लगा करके। तो हम एक काम करते हैं, रूट के अंदर -1 को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसे कह देते हैं हम लोग आई। तो जब भी आपको कभी भी रूट के अंदर -1 नजर आए तो आप हमेशा उसको क्या कहिए, आई कहिए, ठीक है। आई को हम आयोटा कहते हैं, आयोटा, IOT, आयोटा। और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही कंसेप्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा 2, हम लेंगे ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 2 कॉमन लिया तो -2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई, एक तो आई -2 प्लस 2 आयोटा, और हमारे पास दूसरी वैल्यू आई है x की -2 माइनस 2 आयोटा। तो ये वैल्यू पॉसिबल तभी है बच्चों जबकि हम रूट के अंदर -1 को एक नए सिंबल आई से डिनोट कर दें। जब तक हम इसको डिनोट नहीं करेंगे, यानी जब तक हम रूट के अंदर -1 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, तब तक हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। बस यही कंसेप्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करता है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 99% बच्चे इस वाली बात को जानते हैं कि रूट के अंदर -16 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 16, और अगर मैं स्क्वायर को दूसरा ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 4 = √16, ठीक है। अगर मैं -4 का स्क्वायर करता हूं, देखिए, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है प्लस का 16, और अगर स्क्वायर को दूसरा ले जाऊं तो मुझे मिलेगा -4 = रूट के अंदर 16। चाहे मैं एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूं, चाहे मैं एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूं, तो हमेशा मुझे रूट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो मुझे कभी रूट नेगेटिव मिल ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हमने -16 को लिखा 16 × -1, तो क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो जो नेगेटिव फैक्टर है हमने क्या किया, उसको लिखा आयोटा, और हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लिया। यही हमारा कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम आगे आने वाली क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी मैंने सिखाई है आपको, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मैंने आपको रिवाइज कराया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। इसके आगे की वीडियोस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट रह भी गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो जब आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब के अलावा जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।